हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी एलटी ग्रेड जितने लोग हिंदी से उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट हिंदी है, तो अब एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है, तो आज से हम लोग जो पढ़ना था उसको पढ़े हैं। अब रिवाइज करते रहेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस लगाते रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज से मैं आपको प्रैक्टिस करवाना शुरू कर रही हूँ, मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को देखिए कि आप 100 पूरे 120 प्रश्न का सेट में लेकर आई हूँ। आप देखिए इसमें से आप कितने सही हो रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य विमर्श, उसके लेखक कौन है? क्या योगी हरि हैं, सूर्यकांत शास्त्री हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं? तो कौन है? ऑप्शन डी सही होगा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला क्वेश्चन है, वंदे बाड़ी बिनाई को निबंध संकलन के रचयिता कौन है? सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि वंदे बाड़ी बिनाई को की विधा क्या है, तो वो क्या है कि निबंध है। और इसके रचयिता कौन है? क्या विद्यानिवास मिश्र हैं, क्या रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, क्या गुलाब राय हैं, क्या प्रताप नारायण मिश्र हैं? तो कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। इनका एक और निबंध संग्रह है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, कौन? गेहूं और गुलाब, जो 1950 ईस्वी में आया था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? क्या उत्प्रेक्षा है, क्या रूपक है, क्या अनुप्रास है, क्या व्यक्तिरेख है? तो ये तो बहुत जल्दी ये सभी लोग कर लिए होंगे, अनुप्रास है, क्योंकि जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। अगला, जल शब्द का पर्यायवाची है सलिल, अनल, अमी, जीवनक, तो क्या होता है? ऑप्शन ए सही है, सलिल। आगे बढ़ते हैं, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है, यानी मिश्र बंधु विनोद में जो मिश्र बंधु हैं वो कौन कौन है? ऑप्शन ए को देखिए, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और राम बिहारी। बी, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ऑप्शन सी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। तो देखिए इनमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। तो राम, ध्यान रखिएगा, गणेश, श्याम, सुखदेव, यही आपके क्या है? मिश्र बंधु हैं। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, शिकार संबंधी जो रोचक निबंध है उनके रचनाकार कौन है? श्री राम वर्मा, श्री राम शर्मा, श्रीकांत वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन होते हैं? ऑप्शन बी सही होगा, श्री राम शर्मा। ठीक है, तो जल्दी से और आगे देख लीजिए फिर से उस क्वेश्चन को। लिखा है, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? श्री राम वर्मा, श्री राम शर्मा, श्रीकांत वर्मा, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, श्री राम शर्मा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जाके राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगलता ही, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगलता ही में कौन सा अलंकार है? मतलब इसमें कौन सा अनुप्रास है? यानी इतना तो पता है कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, लेकिन वो अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद है, उसमें कौन सा अनुप्रास अलंकार का भेद है? अनुप्रास अलंकार कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, तो उनमें से कौन सा भेद ये है? क्या श्रुत्यानुप्रास है, वृत्यानुप्रास है, लटानुप्रास है, छेकानुप्रास है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इसमें लटानुप्रास है। आगे बढ़ते हैं, कुटिल शब्द का विलोम है तो क्या होता है? जटिल, रूढ़, ऋजु, वक्र। तो क्या होता है? ऋजु। ऋजु मतलब सीधा, कुटिल मतलब टेढ़ा मेढ़ा। आगे बढ़ते हैं, आदिकाल का वीर गाथा नामकरण किसने किया? तो ये तो सबको आ रहा हो, किसने? मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, राम कुमार परमार ने। तो किसने कहा है? ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को क्या कहा है? वीर गाथा काल के नाम से बताया है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो उन्होंने आदिकाल को क्या कहा हुआ है? उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा हुआ है। राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है? चारण काल कहा है। और मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है? प्रारंभिक काल कहा है। अगला क्वेश्चन, काल क्रम के अनुसार सबसे पुराने लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, किशोरीलाल गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी भारतेंदु। क्यों? क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कितना है? 1850 ईस्वी है, और उनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। किशोरीलाल गोस्वामी का 1865 में जन्म हुआ था, जबकि श्याम सुंदर दास का 1875 में। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला, महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा? दुष्ट, दुर्जन, दुरात्मा, पापित। महात्मा क्या होगा? दुरात्मा।
अगला, इन निम्नलिखित में से कौन अथ का विलोम है? क्या अथ का इति, आदि, अंत, प्रारंभ? तो क्या होता है? अथ का इति होता है। आगे, हिंदी साहित्य, इनमें से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? विश्वनाथ तिवारी ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, राम कुमार वर्मा ने, राहुल संस्कृत्यानंद किसने लिखा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा हुआ हिंदी साहित्य का अतीत। अगला है, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट? तो कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन डी सही होगा। और ये किस युग के थे? तो ये भारतेंदु युग के थे। आगे, नील प्रधान बिच सुकुमार, खिला मृदुल अधखुला अंग, खिला ही जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, दृष्टांत। तो कौन सा है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए आप जानिए, जहाँ पे मनो, मानो, मनहु, जनहु शब्द आ जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुसुप्ति का विलोम है। सुसुप्ति का विलोम क्या होता है? जागृत, जगाना, जगाना, जागरण। तो क्या होता है? में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सुसुप्ति का क्या होता है? जागृत। आगे, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बालकृष्ण भट्ट की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की? तो किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की। ये इन्हीं की परिभाषा है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या परिभाषा है? तो हिंदी नई चाल में ढली। ये बात किसने कही है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम क्या है? कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम क्या है? कविता। ये कहा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हमेशा मनुष्य को केंद्र में माना है। आगे बढ़ते हैं। काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? क्या जिंदगी रामा में, अनित्य में, शेष यात्रा में, सूरजमुखी अंधेरे में? तो किसमें किया गया है? ऑप्शन डी, सूरजमुखी अंधेरे में ही काम कुंठा की जो शिकार स्त्री है उसके चरित्र का चित्रण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, छंदालंकार? तो आप सभी जानते हैं कि छंदालंकार अलंकार का भेद नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? एक सेकंड, इसको ऊपर कर ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो ऑप्शन ए देखिए, एक सेकंड देखते हैं ऑप्शन ए क्या लिखा हुआ है। मिश्र बंधु विनोद पहले है, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज, इस्तवार दलाल इत्यूर, इत्यूर इंदुई हिंदुस्तानी। तो इसका सही उत्तर सभी लोग जानते होंगे कि इसका सही उत्तर क्या है? बी। और हमको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों कि सबसे पहले इतिहास लेखन का जो कार्य है वो गार्शाद तासी ने किया था। उनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? इस्तवार दलित्युर इंदुई ए हिंदुस्तानी। उसके बाद शिव सिंह सरोज आया, उसके बाद शिव सिंह का सिंगर का, उसके बाद मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन का, उसके बाद मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं का। चलिए देखते हैं आगे। चॉकलेट उपन्यास की किसकी रचना है? चतुर्सेन शास्त्री की, पांडे बचन शर्मा उग्र की, ऋषभ चरण जैन की, इलाचंद जोशी की? तो किसकी है चॉकलेट जो उपन्यास है वो किसकी रचना है? तो ये सभी को याद होगा किसकी है? पांडे बचन शर्मा उग्र की। अब इसको याद कैसे रहेंगे? यदि चॉकलेट कौन खाते हैं? बच्चे खाते हैं। यदि बच्चों को चॉकलेट नहीं दीजिए तो वो क्या हो जाते हैं? उग्र हो जाते हैं। इसलिए पांडे बचन शर्मा उग्र की क्या उपन्यास क्या है? चॉकलेट है। आगे, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, उनमें से एक जो गलत विशेषता उसे चुनिए। मतलब भाषा की विशेषताएं दी गई हैं 4, उनमें से जो एक असत्य है, मतलब जो भाषा की विशेषता नहीं है उसे आपको चुनना है। ऑप्शन ए, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन बी, क्योंकि भाषा जो है पैतृक संपत्ति नहीं होती है जो आपको पिता के द्वारा मिल जाए, ऐसा नहीं है। भाषा क्या होती है? अर्जित संपत्ति होती है, उसको आपको अर्जन करना पड़ता है, वो अर्जित संपत्ति होती है। आगे, अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? जिसकी भुजाएं छोटी हो, जिसकी भुजाएं लंबी हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अजानुबाहु। आगे, यद्यपि मैं उर्दू का बहुत बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन बी, गार्साद तासी, ऑप्शन सी, जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह। तो किसका है? गार्साद तासी का।
गार्सा तासी जो एक फ्रांस की विद्वान थे, जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के क्या थे, अध्यापक थे। उन्होंने ही अपने इतिहास ग्रंथ में ये बातें कहा था। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में उर्दू की कवियों के साथ साथ हिंदी के भी कुछ विद्वानों का उल्लेख किया है। उन्होंने इस कथन को कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम है। ऑप्शन ए तमस, कड़िया, नीलू नीलिमा नीलोफर, मैया दास की बाणी। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से ले सकते हैं। इसमें आप भीष्म साहनी की जो उपन्यास है उनको भी याद कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? तमस है, कड़िया है, नीलू नीलिमा नीलोफर है, मैया दास की बाणी है। ठीक है, तो इनमें से उसका क्रम क्या है, सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ था, ये आपको बताना है। तो देखते हैं कौन सा सही होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, मैया दास की माड़ी, तमस, कड़िया, नीलू नीलिमा नीलोफर। उसके बाद सी में नीलू नीलिमा नीलोफर, तमस, कड़िया, मैया दास की माड़ी, कड़िया, तमस, मैया दास की माड़ी, नीलू नीलिमा नीलोफर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि जो कड़िया है उसका प्रकाशन कब हुआ था? 70 में, 1970 में इसका प्रकाशन हुआ था। एक सेकंड में अच्छे से लिख देती हूँ। तो चलिए ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि जो कड़ियाँ हैं वो 1970 में आया था, तमस 73 में, मैया दास की माड़ी 82 में, और नीलू नीलिमा नीलोफर ये 2000 में आया था। सन 2000 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था, इसलिए इसका ये क्रम है। ग्रिम नियम का संबंध किससे है? स्वनिम विज्ञान से, बोली विज्ञान से, अर्थ विज्ञान से और कोश विज्ञान से। तो किससे है ग्रिम नियम का संबंध? ग्रिम नियम का संबंध है स्वनिम विज्ञान से। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है बैसाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, एक ही सहारा, कुमार्ग पर चलना। तो अंधे की लकड़ी का मतलब एक ही सहारा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय बी रस न होकर श्रृंगार रस है? अब ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि किस जो रासो काव्य का जो मूल विषय है वो बी रस न होकर श्रृंगार रस है, तो किसका है बताइए, आप लोग उत्तर दीजिए। ऑप्शन सी बिसल देव रासो। बिसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल है। और बिसल देव रासो एक वीर काव्य नहीं होकर क्या है? श्रृंगार काव्य है। इसमें नरपति नाल जो राजा हैं उनका अपनी पत्नी राजमती से बिगड़ा चतुर का इसमें वर्णन है। वो अपनी जो पत्नी होती है उनसे रूठ कर, जिनका नाम रहता है राजमती, उनसे रूठ कर कहाँ चले जाते हैं? उड़ीसा रहते हैं। अगर देखते हैं, लिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है? किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है? मित्रो मारजानी को, कठगुलाब को, आवा को या चाक को? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। कृष्णा सोबती का जो उपन्यास है मित्रो मारजानी, उसी से स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। ओ अ किस प्रकार के वर्णन है? क्या वो तालव्य है, मूर्धन्य है, दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ हैं? कौन से इसमें? ओ और अ। पहले हम देख लेते हैं, इसको रटे नहीं, समझ के याद करें हिंदी को। ओ की उत्पत्ति किससे किससे हुई है? यदि ओ की बात हम करें तो किससे किससे हुई है? अ से हुई है और प्लस ऊ से, यानी ऊ या ऊ जो भी है उससे। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और ऊ का क्या है? ओष्ठ। तो क्या हो जाएगा इसका? कंठोष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। आगे, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है हवन करना, देवता को प्रसन्न करना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, क्रोध से आग बबूला होना। तो कौन सा सही है? क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना ही क्या है? आग में घी डालना है। आगे अब मिलाना है आपको, निम्नलिखित रचनाकारों को उनके रचनाकारों के साथ आपको सुमेलित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो आपको बताना है कौन सा किसका है। देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको पूरा नहीं आ रहा है, 2-3 भी आ रहा है तो आप कर ले जाएंगे। सबसे पहले आपको जो आ रहा है आप उसकी बात करिए। ठीक, इसमें से जो राठौर राड़ी ख्यात है वो किसका है? तो ये दयाल दास का है, इनका है दयाल दास का। विराट पुराण किसका है? ये गोरखनाथ का है। देखिए गोरखनाथ कहाँ है? यहाँ पे है। पुष्पदंत का क्या है? तो ये भी आप जानते रहिए। उत्तर पुराण किसका है? पुष्पदंत का है। सीमतिस्ता हो गया। और जिनी दत्त सूर्य क्या है? तो इस सबको पता है, उपदेश रसायन रास किसका है? जिनी दत्त सूर्य का है। ठीक, तो आप मिलाइए, ए में कौन सा होगा? पांचवा। तो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? केवल बी में, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से आप ना कम समय में भी इसको केवल एक रचना से ही पता कर सकते थे। पहले आप यहाँ ना मिला करके यही मिलाना शुरू करिए और यहीं से आप ऑप्शन को काट के सही कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र वर्मा कृत उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? ये तो प्रीवियस ईयर है, ये सबको पता होगा कि नायिका कौन है। क्या वो वर्षा वशिष्ठ है, क्या अनन्या है, क्या महुआ है, क्या मधुलिका है? तो कौन है? ऑप्शन ए सही है, वर्षा वशिष्ठ। जो सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है मुझे चांद चाहिए, उसकी नायिका है। ये मधुलिका भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में ये किस कहानी की नायिका है। मधुलिका। अरुण और मधुलिका की प्रेम कथा कहाँ पे है, किस कहानी में है, इसके लेखक कौन है, ये भी आपको बताना है। आगे, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास किससे हुआ है? सौशनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी से, मागधी से, पैसाची से। तो पहले आप जानिए पूर्वी हिंदी में कौन कौन आती है। तो ए बी सी, इसको याद रखिए आप। ए बी सी, मैं बी को अच्छे से बना देती हूँ। ए बी सी, तो आप याद रखिए, ए मतलब अवधि, बी मतलब बघेली, सी मतलब छत्तीसगढ़ी। तो अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं और इसका विकास किससे हुआ है? तो ऑप्शन बी सही है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। आगे, मास मास्ते रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? क्या उसमें प्रतिमा है, क्या उसमें द्वितीया है, क्या तृतीया है, क्या चतुर्थी है? तो कौन सी विभक्ति है उसमें मास मास्ते में? तो मास मास्ते में द्वितीया विभक्ति है। ठीक है, यानी मतलब यहाँ मास मतलब समय, जब भी काला ध्वनो है जो सूत्र होता है उसी से कालवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिभड़ियाँ छाला पड़ गया। एक सेकेंड, ठीक है। जिभड़ियाँ छाला पड़ गया, राम पुकारी पुकारी। उक्त पंक्ति का संबंध किस मत से है? सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये पंक्ति किसकी है, किसने इस पंक्ति को लिखा है। उसके बाद ही आप इस मत को जान पाएंगे। तो ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी द्वारा लिखित है। ये पंक्ति कबीरदास जी की है, कबीरदास जी की। और कबीरदास जी किस मत के थे? तो वो निर्गुण संत मत के थे, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। अगला है, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा था? क्या रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, किस नाम से लिखा था? तो ऑप्शन ए सही है, रंगभूमि। आप ऐसे रखिए ना, चौगाने हस्ती, तो आपकी हस्ती कब बढ़ती है? जब आपके पास भूमि रहती है, आपके पास जमीन रहती है, तो आपकी हस्ती क्या होती है? बढ़ जाती है। इसलिए मैंने इसको ऐसे ही याद रखा है। चौगाने हस्ती नामक जो उर्दू उपन्यास उसको हिंदी में किस नाम से लिखा है? तो रंगभूमि नाम से लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? 5। कौन कौन? अवधी, ब्रज, बुंदेली, कौरवी, कन्नौजी और हरियाणवी, ये 5 आती हैं। तो आप देखिए कौन कौन है। और अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किसकी है? ये तो पूर्वी हिंदी की, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। क्योंकि बघेली किसकी है? वो तो पश्चिमी हिंदी की नहीं है बल्कि पूर्वी हिंदी की बोली है। आगे देखते हैं। बालकाय मुदकम रोचते में रेखांकित पद जो है उसमें कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। तो कौन सा इसमें सही होगा? ऑप्शन सी। जब मतलब जो भी रोचने वाली वस्तु होती है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी विभक्ति से। जो जिसको जो चीज अच्छी लगती है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला, निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए, दादू, कबीर, सुंदरदास, मलुकदास, मलुकदास, सुंदरदास, कबीरदास, दादू, सुंदरदास, मलुकदास, दादू, कबीर, कबीरदास, दादू, मलुकदास, सुंदरदास। इनमें से किनका क्रम सबसे पहले है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी सही है, क्योंकि कबीर कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 में हुआ था। ये 1398 में इनका जन्म हुआ था। एक मिनट, अच्छा नहीं लिखा पा रहा है। और यदि हम दादू दयाल की बात करें, दादू कब हुआ था? इनका हुआ था 1544 में हुआ था, 1544 में। और यदि मलुकदास की बात करें तो वो 1574 में थे। कब? 1574 में। इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। आगे, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना करके हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम क्या है? ये प्रीवियस ईयर का सबको पता होगा। इलाचंद जोशी, चंद्र शर्मा गुलेरी, आगे इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? ऑप्शन बी सही है। इनकी 3 कहानियां कौन कौन सी हैं? तो एक सबसे प्रसिद्ध कहानी है इनकी, उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था। और कौन है? बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। ठीक, तो आगे देखते हैं। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? क्या भाषा वैज्ञानिक करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, कवि व साहित्यकार करते हैं, या समाज करता है? जो पारिभाषिक शब्दावली होती है
इसका जो निर्धारण कौन करता है, तो वो भाषा वैज्ञानिक करते हैं। किराता जोनियम के प्रतीक सर्ग का अंतिम पद क्या है? किराता जोनियम किसकी रचना है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो किराता जोनियम किसकी रचना है? महाकवि भारवी की रचना है। और उसके प्रतीक सर्ग का जो अंतिम पद है वो क्या है? क्या वो लक्ष्मी है, विभु है, शिव है, श्री है? तो क्या है? लक्ष्मी है। प्रत्येक पद का जो अंतिम पद है वो क्या है? लक्ष्मी शब्द से होता है। जो भारवी है वो रीति शैली की क्या है? जन्मदाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है चंद, ये रचना है और रचना काल से मिलाना है। पहले हम इनके रचना कालों के बारे में बात कर लेते हैं। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। मृगावती किसकी है? कुतुबन की। मधुमालती मंझन की। पद्मावत किसकी है? जयसी की। आप चाहें तो किसी एक का भी आपको पता है तो आप उस तरह से मिलाने की कोशिश करिए। चंदायन जिसका रचना काल क्या है? 1379। तो ए में कितना है? तो पहले दो ऑप्शन मेरा कट गया ऐसे ही, ये दोनों, सॉरी, ये और ये दोनों कट गया। और देख लेते हैं, पहले तो मेरा ये ऑप्शन ही कट गया, उसके बाद सी कट गया, क्योंकि पहले में यहाँ चौथा और दूसरा दिया हुआ था। अब मेघावती किसकी है? कुतुबन की। इसका रचना काल कितना है? 1503 है। तो हमको ए में अभी में बी, तो हमको ये मिल गया, ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और मधुमालती किसकी है? मंझन की। वो भी कब है? 1545 ईस्वी में है। पद्मावत कब है? 1540 ईस्वी में। इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित कहानियों में उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो आपको क्या करना है? ऑप्शन तो अलग पेज पे है, हम लोग उसको यहीं कर लेते हैं। 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? तो वो किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। गुलबहार किसकी है? पहले एक टोकरी भर मिश्री बहुत प्रसिद्ध, उसको जान लीजिए। टोकरी भर मिश्री किसकी है? माधव मिश्रा सप्रे की है। प्लेग की चुड़ैल किसकी है? चुड़ैल से कौन बचाते हैं? भगवान बचाते हैं। लाला भगवान दीन। गुलबहार किसकी है? ये है किशोरीलाल गोस्वामी की। इस तरह से आपका ये ऑप्शन सही होता है। ठीक है। तो भारत की सर्वप्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी समाज समिति कौन सी है? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? तो कौन सी है? किराता जोनियम। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? रामचरितमानस, पद्मावत, विनय पत्रिका, चंद्रयान। तो कौन सी है? विनय पत्रिका। ये किसकी रचना है? तो ये है महाकवि तुलसीदास की, ब्रज भाषा में लिखित है। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से किसने सुशोभित किया? तो जब मुंशी प्रेमचंद की जो सोजीवतन रचना थी जब्त कर ली गई अंग्रेजों द्वारा, तो जमाना पत्रिका में ही थे दयानारायण, मुंशी दयानारायण, उन्होंने ही कहा कि आप प्रेमचंद नाम से लिख सकते हैं। ऑप्शन ए सही है। टीवी चैनलों पर जो कमर्शियल ब्रेक होता है उसका तात्पर्य क्या होता है? विज्ञापन। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक कौन सा है? मालती माधव, महावीर चरित, स्वप्नवास बदत्ता, और में से कोई नहीं। तो कौन सा है? ऑप्शन बी किसकी रचना है? भवभूति की रचना है। कौन कौन सी? मालती माधव भी उन्हीं की है, और उत्तम रामचरितम भी उन्हीं की है, और महावीर चरित भी। चलिए अगला क्वेश्चन है। गिरा अर्थ जल बीचिसम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो श्री राम पद जिन ही परम प्रिय खिन्न। ये जो उक्त काव्य पंक्तियां हैं किस कवि की हैं? क्या वो केशव की हैं? क्या वो तुलसीदास की हैं? क्या वो ईश्वरदास की हैं? क्या वो नागरीदास की हैं? तो किसकी हैं पंक्तियां? वो पंक्तियां हैं तुलसीदास की। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? 1, 2, 3, 4। तो कितने हैं? 4। कौन कौन सा है? उनके जो है, पहले क्या क्या है? पहला भाग है जो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक। यही इनकी जो आत्मकथा है उसके 4 भाग हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है? ध्वनि, पद, वाक्य, अर्थ। तो क्या होती है भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई? वो होती है ध्वनि। मुद्रा राक्षक किसकी नाट्यकृति है? कालिदास की, भारवी की, भवभूति की, विशाख दत्त की। तो किसकी है? विशाख दत्त की। सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? सूरदास, नंददास, रत्नाकर, इनमें से कोई नहीं। सुदामा चरित्र किसकी रचना है? वो नंददास की है। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है? तो सभी लोग जानते हैं किसके द्वारा है? अगेय के द्वारा है। यज्ञ द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा है? तो वो अगेय के द्वारा है, यात्रा वृतांत है। वर्तमान भारतीय गणराज्य में हिंदी भाषा एक विशेष भाषा के रूप में मान्य है। क्या वो राष्ट्रभाषा है, माध्यम भाषा है, राजभाषा है, संचार भाषा है? तो क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको यह दर्जा दिया गया? तो अनुच्छेद 343 भाग कौन सा है? भाग 1 के तहत इसको ये दर्जा दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कुटों को सही मिलान करिए। तो कालिदास की रचना इनमें से कौन सी है? ये आपको मिलाना है। तो कालिदास की रचना इनमें से कौन सी है? मालविकाग्नि मित्रम। तो पहले आप देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 1 का चौथा दिया हो? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये कट गया।
ये कट गया और ये कट गया, किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन सी। तो आप ऐसे ही सही आंसर पे पहुंच गए। अब भभूति कौन सी है? भभूति की कौन सी है? मालती माधवम। दंडी की कौन सी है? तो 10 कुमार किसकी है? दंडी की। नैसरी सतम किसका है? ये वो श्रीहर्ष का है। आगे बढ़ते हैं। रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही क्रम बताइए। कवि कल्पतरु, रसिक प्रिया, ललित ललाम, अलंकार मिला। कवि कुल कल्पतरु किसकी है? वो चिंतामणि की है। रसिक प्रिया किसकी है? तो केशवदास की है। ललित ललाम किसका है? मतीराम का है। अलंकार माला किसका है? सुरति मिश्र का है। तो पहले देख लेते हैं हमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी, रसिक प्रिया का समय क्या है? 1591 है। ये रसिक प्रिया है। और कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की, जो कि 1650 में है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भामा ने, दंडी ने, आनंदवर्धन ने, कुंतक ने। तो ध्वनि शब्द के संबंध में जो काव्य के संबंध में जो ध्वनि शब्द का प्रयोग है, सबसे पहले किसने किया था? आनंदवर्धन ने। और ये क्या है? ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य भी हैं। तोता डाली पर बैठा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण है, संबंध है, अधिकरण है, अपदान है। तो कौन सा कारक है? अधिकरण, क्योंकि अधिकरण क्या होता है? आधार्य अधिकरण होता है, यानी में और पर इसका चिन्ह होता है। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? दुर्वासा को, परशुराम को, वशिष्ठ को, विश्वामित्र को। तो किसको कहा है उन्होंने? दुर्वासा को। और ये किसमें कहा हुआ है? तो उनका जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है उसमें कहा हुआ है। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है? भारत भारती में, रंग में भंग में, द्वापर में, साकेत में। तो किसमें किया है? साकेत में। और किसके बारे में किया है? कौन है उसमें? उर्मिला। उर्मिला जो कि लक्ष्मण जी की पत्नी है, उन्हीं के बारे में इन्होंने इसमें लिखा है साकेत में। और साकेत का अर्थ क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आगे है, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण, संबंध, संप्रदान, अधिकरण। तो वह कार मेरी है, इसमें कौन सा कारण है? संबंध कार, क्योंकि उस कार का संबंध मुझसे है। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? व्यंजन, विसर्ग, यण संधि, दीर्घ संधि। तो मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? ऑप्शन बी, विसर्ग संधि, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? मनः। और धन क्या होगा? विज्ञान। इस तरह बनेगा मनोविज्ञान। आगे देख लेते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? नई कविता, प्रगतिवाद, समांतर कविता, इनमें से कोई नहीं। तो किसका है? जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो प्रगतिवादी कविता का जो है मुख्य आधार है। निम्नलिखित आर्यों आचार्यों का कालक्रमानुसार अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। पहला ऑप्शन है पंडित जगन्नाथ, कुंतक, भामा, रूप गोस्वामी। भामा, कुंतक, रूप गोस्वामी, पंडित जगन्नाथ। कुंतक, भामा, पंडित जगन्नाथ, रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी, कुंतक, भामा, पंडित जगन्नाथ कौन है? तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, क्योंकि भामा का समय क्या है? 6ठी शताब्दी में है। यही यही और किसी ऑप्शन में कोई पहले नहीं है, तो हमको केवल एक जानकारी भी होगी तभी हम इस ऑप्शन को सही लगा लें। तो भामा का समय है 6वीं शताब्दी, कुंतक का समय है 10वीं से 11वीं, रूप गोस्वामी है 15वीं से 16वीं, और पंडित जगन्नाथ का क्या है? 17वीं शताब्दी। आगे देखें, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो कर्ण का चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा। आप उसे से पकड़िए। लड़का दर्द के मारे छटपटाता है, भोजन के निमित्त पधारिए, सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं जो है चला रही है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन ए, लड़का दर्द के मारे यानी दर्द के कारण वो क्या हो रहा है? छटपटा रहा है। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए, तेज धन ओमय, तेजा धन अमय, तेजा धन मय, तेजो धन मय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, तेजा धन मय तेजोमय का होता है। गुस्ती है लाल लाल मसाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में, लाल लाल कोहरा कोहरे में सामने, रक्ता लोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। उपयुक्त जो काव्य पंक्तियां हैं मुक्तिबोध की किस कविता से हैं? एक स्वप्न कथा, मुझे या आते हैं अंधेरे में, मुझे कदम कदम पर। ठीक है, ये सभी कविताएं किसकी हैं? तो सारी की सारी कविताएं किसकी हैं? मुक्तिबोध की हैं। और आप सभी लोग जानते होंगे अंधेरे जो में जो कविता है, इनकी लंबी कविता, उसी की ये लाइनें हैं। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित आलोचक ग्रंथों का उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए।
तो आप लोग पहले वही ट्रिक अपनाएंगे, अगर एक भी आ रहा है तो उससे भी हमारा काम चल जाएगा। तो श्रृंगार तिलक किसका है? रुद्र भट्ट का। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ए में चौथा किसमें है। तो हमको एक ही ऑप्शन में मिल गया, हमको एक की भी जानकारी होती तो हम इस क्वेश्चन को सही कर लेते, फिर भी हम चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। और व्यक्ति विवेक किसका है? तो ये भोज का है। चित्र मीमांसा किसका है? महिम भट्ट का। रस मंजरी किसका है? अप्पय दीक्षित का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं। जी होते हैं, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। हिंदी में 2 वचन होते हैं। हाँ होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में 2 लिंग होते हैं। हाँ, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। जी नहीं, संस्कृत में भी कितने लिंग होते हैं? 3, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। आगे बढ़ते हैं। पट धातु के वर्तमान काल के मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप क्या है? तो पठती, पठंती, पठसी, पठामे। तो पट धातु के वर्तमान काल यानी लट लकार का जो रूप है वो मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या होता है? तो मध्यम पुरुष के एक वचन में वो क्या बनता है? पठसी बनता है। पठसी, पठता, पठत, ये इसका रूप बनता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। नई नई काव्य धाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि कौन है? नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती और अगे। तो कौन है? ऑप्शन आप बताइए। चलिए, सही आंसर कौन हो गए? अगे। अगे ही एक ऐसे कवि हैं जो नई नई काव्य धाराएं, जैसे जो प्रयोगवाद आया था उसमें जो इन्होंने तार सप्तक का प्रयोग किया था, उसमें कई कवियों की इन्होंने प्रकाशित भी किए, लेकिन उनकी आलोचना के ये पात्र भी बन रहे थे। धवन्याल लोक किस शताब्दी की रचना है? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं। किस शताब्दी की है? 9वीं। धवन्याल लोक 9वीं शताब्दी की रचना है। प्रत्यक्ष में संधि है गुण, दीर्घ, अयाधि, यण। तो प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या होता है? प्रतिधन अक्ष। ठीक है, तो ई का य किस में बनता है? तो ई का य बनता है यण संधि में। मति शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप क्या है? षष्ठी एकवचन का रूप मत्या, मत्याह, मतयः, मतये। तो क्या रूप बनेगा? बनेगा मत्याह। संयोगिता स्वयंवर ये क्या है? क्या ये नाटक है, उपन्यास है, कहानी है? इनमें से कोई नहीं। तो संयोगिता स्वयंवर क्या है? लाला श्रीनिवास द्वारा लिखित क्या है? नाटक है। ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखते हैं। आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार व्यक्त किए उनके नाम क्या हैं? भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त, भट्ट नायक, शंकुक, भट्ट लोलट। भट्ट नायक, भट्ट शंकुक, भट्ट लोलट, अभिनव गुप्त, भट्ट शंकुक, भट्ट लोलट, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए भट्ट लोलट, उसके बाद शंकुक, उसके बाद भट्ट नायक, उसके बाद कौन है? अभिनव गुप्त। नवोढ़ा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नवधन उढ़ा, नवोधनढ़ा, नवधन उढ़ा, नधन ओढ़ा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा, नवधन ऊढ़ा। अ और उ मिलकर क्या बन जाएंगे? ओ। कौन सी संधि हो जाएगी? ये भी हो जाएगी गुण संधि। आगे देखते हैं, एक सेकेंड। मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? मुनये, मुने, मुनौ, मुनयो। तो क्या सही होगा इसमें? ऑप्शन बी मुने सही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाण कौन सा है? तो ऑप्शन ए वैदिक विंसा हिंसा न भवती, विशेष विस्मोदितम, भारत दुर्दशा, नील देवी। तो कौन सा है जो जो भाण माना जाता है? तो विषय विषमौषधम, इसी को क्या मानते हैं हम लोग? भाण मानते हैं। नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति है, विशेषोक्ति है, विभावना है, विभावना है कि उपमा है? तो कौन सा है इसमें? इसमें है विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, यहाँ कारण न होने पर भी कार्य होता है, तो वहाँ जब कारण कारण न, विभावना में क्या होता है? कारण के न होने पर भी कार्य होता है। विशेषोक्ति में क्या होता है? जहाँ कारण उपस्थित है फिर भी कार्य नहीं है। आप इसको विभावना का उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो कौन सा है? द्विगु समास। 3 भुजाओं का जो घिरा हुआ बंद आकृति होती है उसे हम क्या बोलते हैं? द्विगु समास। गुरु शब्द की किस विभक्ति का रूप है? पंचमी, तृतीया, तृतीया, चतुर्थी। तो कौन सा रूप है? पंचमी। ठीक है, पंचमी में ही रूप चलता है क्या? गुरु, गुरुभ्याम, गुरुभ्य। आधुनिक एकांकन के जनक कौन माने जाते हैं? उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा,
और जगदीश चंद्र माथुर। तो किसको माना जाता है? राम कुमार वर्मा को। संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं होती है? स्थान, काल, वस्तु, कथानक। तो किसकी गणना नहीं होती है? तो इसमें कथानक की गणना नहीं होती, क्योंकि ये तो कहानी के भाग होते हैं। कमल नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व समास। तो कमल नयन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, क्योंकि कमल नयन किसको कहते हैं? विष्णु जी को। दु धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? दोक्षी, दोही, दुग्धसी, दूधसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा इसमें? दोक्षी। तो शंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम बताइए। तो कौन सा है? ऑप्शन ए अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, कामना, विशाख। ऑप्शन बी विशाख, अजात शत्रु, कामना, स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, विशाखा, कामना। तो इनमें से आप पढ़ ली होंगे, अब आंसर दीजिए। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि जो विशाख है इसका जो रचना काल है वो कितना है? 1921 है। 1921। अजात शत्रु का क्या है? 1922। कामना की बात हम करें तो कामना का क्या है? 1927। स्कंदगुप्त की बात करेंगे तो वो क्या है? 1928। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक, अभिनव गुप्त। तो किसने की है? भट्टनायक, क्योंकि इन्हीं का जो सिद्धांत है वो भुक्तिवाद है। अब बहुत से इसको याद कर लिए, भुक्तिवाद तो भावकत्व और भोजकत्व इन्हीं का होगा। आगे बढ़ते हैं। उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लकर शब्द का अर्थ बदल देता है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। रामेण बाणेन हत बलि, रामेण बालेन हतो बलि इत्यत साधकतम कर्णम इति सुतस्य गतार्था कस्मिन पदे विद्यते। यानी इसमें किस वक्त जो शब्द है उसमें तृतीया विभक्ति साधकतम कर्णम से हुई है? तो कौन सा बताइए? रामेण में, हत में, बलि में, बाणेन में। तो किसकी तरह मारते हैं? बाणेन। तो किसमें हुई है? बाणेन में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? सूर्य की अंतिम किरण, सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, नायक खलनायक दूसरा, शकुंतला की अंगूठी। तो किसमें आया है? ऑप्शन बी, आठवां सर्ग में ही जो उनका सुरेंद्र वर्मा का जो नाटक है उसी में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न आया हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से भरत मुनि द्वारा विचरित ग्रंथ का नाम क्या है? दस रूपक, नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र, साहित्य दर्पण, नाट्य लक्षण, रत्नकोश। तो कौन सा है? ऑप्शन सी नाट्यशास्त्र किसका है? भरत मुनि का है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो कौन सा सही होगा इनमें से? तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, आशीर्वाद। रुच्यर्था नाम प्रियमाणा इत्यादि सूत्र कस्या विभक्ति विधायक क्रम, यानी जो चीज रुचि लगती, जो अच्छी लगती है उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया, पंचमी। तो किसका होता है? सभी जानते हैं चतुर्थी। इससे पहले ही क्वेश्चन आ चुका है, अभी कुछ देर पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट में कर लिए थे। क्वेश्चन है, कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर अग्रसर कराने वाले चमत्कार पूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम क्या है? एक जो भी कथा वस्तु है उसका जो फल है, उसकी फल की प्राप्ति कैसे कैसे होती है, किस स्टेप से होती है, उसका जो चमत्कार पूर्ण वर्णन जो अंश बताते हैं, उन 5 जो प्रकृतियां हैं उनका सही अनुक्रम क्या है? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, कथा वस्तु को फल प्राप्ति की ओर अग्रसर करने वाली जो है प्रकृति है कितनी होती है? 5 होती है। उनका सही अनुक्रम क्या है? चलिए देखते हैं। ठीक है, तो अर्थ प्रकृति कौन कौन सी है? ऑप्शन ए बिंदु, पताका, प्रकृति, बीज, कार्य। पताका, बीज, बिंदु, कार्य, प्रहरी। बीज, बिंदु, प्रकृति, पताका, कार्य। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य। तो कौन सा सही होगा आप लोग बताइए? तो इसमें कौन सा सही होगा? डी, क्योंकि सबसे पहले आप क्या इसको याद ऐसे रखिए, सबसे पहले आप बीज बोते हैं तो बीज से ही क्या बिंदु बनता है, फिर उसकी पताका यानी पंख निकलती है, फिर पकड़ी होता है, तब उसका कार्य शुरू हो जाता है। इस तरह से आप इसको चाहेंगे तो याद रख सकते हैं। हिंदी में कौन से शब्द ऐसे हैं जिनके दो दो समानांतर रूप चलते हैं? गर्दन, गर्दन, समान, सामान, और साधु, साधु। तो कौन सा सही होगा इसमें? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, गर्दन और गर्दन। ऐसे जिनका दो, गर्दन मतलब क्या होता है? एक गर्दन का आशय है कि जो प्रचलित है, यानी जो, ठीक है, उसका ये अर्थ है। अब जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं, अब ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करें। एको रसा कर्ण किसका कथन है? विश्वनाथ, भवभूति, भारवी, जयदेव। एको रसा कर्ण किसका कथन है? भवभूति का है। एनांग विकारक का सूत्र क्या है? कर्ण कारक का, कर्म कारक का, संप्रदान का, अपादान का। तो किसका है? कर्ण कारक का, यानी तृतीया विभक्ति का सूत्र है। काव्यम
ग्रहम अलंकारात किस कथन किसका है? दंडी का, वामन का, कुंतक का, मट का? तो किसका है? ये कथन है वामन का। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। किसमें द्वंद्व समास है? शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप और पुण्य। तो किसमें है? पाप और पुण्य, यानी इसका तोड़ने पर और शब्द आ जाए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, दस कुमार चरितम, रघुवंश शब्द। कौन सी नहीं है? ऑप्शन सी दस कुमार चरितम, क्योंकि ये किसकी है? दंडी की। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गिदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शक्ति है? तो क्या सिंह तलवार लेकर निकलेगा, गिदड़ भागेंगे? क्या वो अभिधा शक्ति है? क्या वो लक्षणा है? क्या वो वंजना है? तो वो कौन सी शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति। ऑप्शन बी सही होगा। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए उपर्युक्त, ऑप्शन बी उपर्युक्त, ऑप्शन सी उपरियुक्त, ऑप्शन डी उपरोक्त। तो कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन ए उपर्युक्त शब्द। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए, सही कुट का उत्तर बताना है। तो कालिदास की कौन सी रचना है इसमें? तो ऋतु संहारम किसका है? ये कालिदास का है। तो ए में 2 ऑप्शन में मिल रहे हैं। भवभूति का क्या है? नैषधि, आप बताइए। भवभूति का क्या है? उत्तम रामचरितम किसका है? भवभूति क्या है? दंडिक क्या है? दस कुमार चरितम है। नैषधि चरित्र किसका है? श्रीहर्ष का है। बाणभट्ट का क्या है? कादम्बरी क्या है? तो मिलाते हैं, ए में ए, पहला में ए, और बी में कौन सा? चौथा। तो हमको ऑप्शन सी सही हो गया। जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? शांत का, हास्य का, करुण का, श्रृंगार का? तो किसका है? शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो। तो इसमें कौन सा शुद्ध होगा? ए, अपना काम स्वयं करो, मतलब वो हाथ से ही करेगा। संस्कृत की किस कवि ने एको रसन करुण कहा है? तो ये क्वेश्चन अभी पहले बोला चुका है, किसने कहा है? भवभूति ने। आरति सैन्य सिंधु में सुबाड़वाग्नि से जलो, प्रवीण जनी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। इसमें कौन सा गण है? ये आपको गण पकड़ना है। क्या जगड़, रगड़, तगड़, रगड़, जगड़ गुरु, जगड़, रगड़, जगड़, तगड़, तगड़, जगड़ गुरु, रगड़, रगड़, जगड़, जगड़, मगड़ गुरु, मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़ गुरु। तो आप कैसे पकड़ेंगे? ठीक है, चलो, यानी लास्ट में तो गुरु है, गुरु होगा ही। शुरू में क्या है? तो पहले लघु है, फिर गुरु है, ठीक। तो आप इससे कैसे मिलाएंगे? यमाता राजभानस लगा, उसी से आप क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही होगा। इसमें क्या है? रगड़ है, जगड़ है, रगड़ है, जगड़ है, रगड़ है, जगड़ गुरु। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? तो उनके बारे में उक्ति प्रसिद्ध है, उपमा कालिदास सिद्ध। कौन सा सही है? ऑप्शन ए। आगे, जी ही सुमृत, एक मिनट, आगे है, जी ही सुमृत विधि होई, गण नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, सोठा, बरवे, रोला। तो कौन सा छंद है इसमें? सोठा छंद है। और सोठा किसका उल्टा होता है? तो वो होता है दोहे का उल्टा। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा, पराजय, दशक, कारीगर। तो किसमें है? पराजय में। मातु स्मृति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? पंचमी, चतुर्थी, तृतीया, षष्ठी। तो कौन सी विभक्ति है इसमें? षष्ठी, यानी माता को याद कर रहा है। लिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं को ध्यान रखिएगा। तो अश्व होता है, घोटक होता है, संदेह होता है, लेकिन यातुधान नहीं होता है। आगे, अभिनिविनिश्य सूत्र किसका है? कर्म कारक का, कर्ण का, संप्रदान का, अपदान का। तो ये किसका है? कर्म कारक का। ठीक है, अभी और नी जब विविध धातु की पहले लगती है तो उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? कर्म कारक, यानी द्वितीय विभक्ति। अंकलेश पर्यायवाची किसका है? बादल का, कल्प बादल का, कुबेर का, कल्प वृक्ष का, चपला का। तो बताएं सभी, अंकलेश किसका है? कुबेर का पर्यायवाची है। रामः गृहम अधितिष्ठति में गृह शब्द की किस कर्म संज्ञा से जो सूत्र हुआ है? कैसे? ऑप्शन ए काला धर्म संयोगी अकथ्यम च अधिश्लीन स्वाधा ससा संयुक्त अप्रधान है। तो किससे हुआ है? अधिसिंह अस्था, इसी से हुआ है। इसमें जब इसी से इसकी कर्म संज्ञा हुई है। चलिए, इस तरह से हमारे कुल 120 प्रश्न खत्म हुए और मैंने जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए और आप अपने आप को आंकिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।